Hello everyone. Today we will continue chapter 4 for class 8th in हिंदी मीडियम धातु एवं अधातु। तो आज हमने पढ़ना है अम्लों के साथ अभिक्रिया। इससे पहले हमने वायु के साथ अभिक्रिया और इसमें जल के साथ अभिक्रिया, ये दो चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया। इसमें भी क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप में हम करेंगे, परखनली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखेंगे सबसे पहले। फिर परखनली पकड़ने के लिए एक परखनली होल्डर आता है, उसका भी उपयोग करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले परखनली लेंगे। ठीक है, उनको A B C D E और F, इसका मतलब हम 6 परखनली लेंगे। ठीक है, ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परखनली में एक एक करके 5 ml क्या डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। ठीक है, अभिक्रिया को सावधानी पूर्वक करेंगे। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परखनली को हल्का गर्म करेंगे। प्रत्येक परखनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके जाएंगे। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर भी दोहराएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। परखनली के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लाने पर क्या होगा, एक हल्की सी पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। जो ऊपर पॉप की साउंड हुई वो किस में हुई, धातुओं में। अगर वो धातु है तो पॉप की साउंड प्रोड्यूस होगी, अगर अधातु है तो अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, तो हमने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्षार के साथ अभिक्रिया। जब हम धातु और अधातु की क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी बरतनी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिक्कियाँ, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को प्लास्टिक के स्पैचुला से ही पकड़ें। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसमें एक परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, उसकी 3-4 टुकड़े 5 ml जल में घोलकर घोलेंगे। उसमें एक एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालेंगे, जो एल्युमिनियम फॉयल होती है उसकी पन्नी का टुकड़ा। ठीक है, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली परखनली के मुंह के निकट लेके आएंगे और ध्यान से सुनेंगे कि क्या कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो हमें क्या सुनाई देगा कि इसमें भी पॉप की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना रही है, हाइड्रोजन गैस, और पॉप साउंड इसमें प्रोड्यूस हो रही है। जबकि अधातुएं जो होती हैं वो क्षारों से अभिक्रियाएं नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को, जैसे कॉपर सल्फेट, हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया CuSO4। ठीक है, उसको लोहे के टुकड़े के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जो आयरन होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और जो कॉपर होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील जाके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 + Cu। ठीक है, तो इसने क्या किया, आयरन ने कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह पे आकर जुड़ गया और कॉपर को अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसीलिए इस अभिक्रिया का क्या नाम है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसका भी एक क्रियाकलाप करेंगे।
5 बीकर लेंगे और उन्हें ABCDE चिन्हित करेंगे। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल डालेंगे। प्रत्येक बीकर में पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। ठीक है, जैसे ये सारे बीकर हैं ABCDE, ये 5 बीकर ले लिए। कॉपर सल्फेट में जिंक का टुकड़ा डाला। ठीक है, फिर लोहे की कील डाली। इसके बाद तीसरे बीकर में जिंक सल्फेट के साथ तांबे की छीलन डाली। आयरन सल्फेट के साथ तांबे की छीलन डाली। जिंक सल्फेट के साथ लोहे की कील डाली। तो हम क्या देखेंगे कि जो जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे? कॉपर से। तो जिंक क्या होगा? सल्फेट के साथ जाके जुड़ जाएगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट अभिक्रिया में। दूसरी अभिक्रिया में वही सेम, जो लोहा है, आयरन है, वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो ये भी FeSO4 बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया में जिंक सल्फेट, जो जिंक होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, कॉपर कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, ऐसे ही आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम है, तो इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। जिंक भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इन तीनों में कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद है धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है और जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगा और कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। यही सब हमने पढ़ा अभी। कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। यही सब हमने पढ़ा अभी। ठीक है, बी में भी सेम यही अभिक्रिया होनी थी। ठीक है, बी में कॉपर जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ऐसे ही C, D और E में अभिक्रिया होंगी। ठीक है, सभी के मध्य। तो नेक्स्ट है हमारा धातुओं और अधातुओं के उपयोग क्या है, इनके उपयोग क्या है, दोनों के, धातु के और अधातु के। ठीक है, तो इसमें है धातुओं का जो उपयोग होता है वो मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र और जल का बॉयलर, ये सभी चीज़ों में क्या यूज़ होती हैं? धातुएं। जबकि अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। अधातुओं का क्या उपयोग है? सबसे पहले तो अधातु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सभी जीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। किसको अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? अधातु। ठीक है, इसके बाद है अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधे की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। ठीक है, अधातु जिसका उपयोग जल की शुद्धिकरण करने में भी किया जाता है, जल की शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। और अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाने के काम आता है, आयोडीन। ठीक है, इसके बाद है पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु विस्फोटक पदार्थ, वो भी सब क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ठीक है, तो धातुओं का प्रयोग और अधातुओं का प्रयोग, दोनों का प्रयोग हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद है हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं, ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं। ठीक है, अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ठंडा करे, गर्म करे, विद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह क्या कहलाता है? तत्व। सल्फर क्या है? हमारा एक तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। ठीक है, अब परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई, परमाणु जो होता है वो तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। भौतिक परिवर्तन जब होता है तो तत्व के परमाणु जो होते हैं वो कोई प्रभाव नहीं करते। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर, जो लिक्विड सल्फर होता है, उसका परमाणु पूर्ण रूप से ठोस या वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। ठीक है,
तो ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में, बहुत सारे पदार्थ हैं जिनकी हम संख्या भी नहीं कर सकते। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी होती है? 94 होती है या फिर अधिक। 94 से अधिक नहीं है। इसके बाद हमने आज यही सब पढ़ा, धातु अधातु के बारे में, उनके उपयोग, उनके भौतिक गुण, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। इस चैप्टर में हमने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, धातु और अधातु। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।